गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हैं तो रेगुलर करंट अफेयर्स और एग्जाम अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा देखिए, जो लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस विभिन्न एग्जाम्स के सॉल्व करना चाहते हैं उनके लिए मैंने एक और टेलीग्राम ग्रुप बनाया है। उसमें सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। तो उसका लिंक मैंने अपने जीएस कैप्सूल वाले ग्रुप में ही शेयर कर दिया, तो प्लीज आप उस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हेल्प करने में आपकी काफी मदद होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक जीआई टैग कल चर्चा में था। गुजरात के अंबाजी में खनन किए गए संगमरमर को हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा भौगोलिक संकेतक या जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। तो अंबाजी मार्बल, ठीक है, इसको हमें सबसे पहले याद रखना है। इसका जो नाम है वो है अंबाजी मार्बल और ये गुजरात में खनन किया गया है। तो गुजरात के स्टेट का ये जीआई टैग है। बात करें तो ये बहुत वाइट होता है। इसका जो डिजाइन होते हैं, जो नेचुरल पैटर्न मार्बल में होते हैं, बहुत शानदार होते हैं, इसलिए काफी कीमत भी इसकी ज्यादा होती है। और इसको स्पेशली जो गुजरात का ये एरिया है अंबाजी, वहां पर खनन किया जाता है। यह एक प्रकार का संगमरमर है जो अपनी शानदार सफेद उपस्थिति और अद्वितीय प्राकृतिक पैटर्न यानी यूनिक नेचुरल पैटर्न्स के लिए जाना जाता है। इसका नाम गुजरात राज्य के अंबाजी शहर के नाम पर रखा गया है, जहां इसका मुख्य रूप से उत्खनन या माइनिंग इसकी की जाती है। इसे अंबा व्हाइट मार्बल या अंबे व्हाइट मार्बल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो अगर किसी भी नाम से आपसे पूछे तो ये एग्जाम में आते रहते हैं। इसके अलावा अगर बात करें, हाल ही में देखिए गुजरात का ही एक टेक्सटाइल है अजरक। ये मैंने क्विज भी डाला था, अजरक टेक्सटाइल। इसको भी अभी हाल ही में जीआई टैग मिला है। जो गुजरात का कच्छ जिला है, वहां का एक विलेज है अजरकपुर, वहां पर यह बनाया जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ये भी काफी चर्चा में था अभी जीआई टैग के कारण। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में होने वाले गेहूं को, काठिया वीट या काठिया गेहूं को भी अभी जीआई टैग मिला है। इसके अलावा जो और जीआई टैग हाल ही में चर्चा में थे, तिरंगी बर्फी या तिरंगा बर्फी, तिरंगा बर्फी ये आपकी वाराणसी की है। और वाराणसी के ही धातु शिल्प को या मेटल क्राफ्ट को भी अभी जीआई टैग मिला है। तो ये वाराणसी का है, इसको भी हाल ही में जीआई टैग मिला है। इसके अलावा रूपा ताराकशी, रूपा ताराकशी ये उड़ीसा की सिल्वर आर्ट है। ठीक है, यार जो चांदी की नक्काशी होती है उसकी आर्ट है, इसको भी अभी जीआई टैग मिला है। तो ये सारे जीआई टैग हाल ही में चर्चा में थे। आगे चलते हैं। और हाँ, जीआई टैग के बारे में एक बात और बता देता हूं। ये कितने साल के लिए दिया जाता है? ये 10 साल के लिए दिया जाता है। किसके द्वारा? जीआई रजिस्ट्री है हमारी चेन्नई में। ठीक है, किसके अंतर्गत काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो हमारा वाणिज्य मंत्रालय है, उसके अंदर ये काम करती है। ये एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है यानी बौद्धिक संपदा है, जो यूनेस्को जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक एग्रीमेंट है, ट्रिप्स एग्रीमेंट, उसके अंतर्गत इसको प्रोटेक्ट किया जाता है। ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। आगे चलते हैं। संयुक्त अरब अमीरात उन व्यक्तियों के लिए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीजा लॉन्च किया है जिन्होंने पर्यावरण की रक्षा के लिए असाधारण प्रयास और योगदान दिया है, चाहे वह समुद्री क्षेत्र में हो या लैंड या भूमि के क्षेत्र में हो। यानी अगर आपने टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम या एक्वेटिक इकोसिस्टम के क्षेत्र में पर्यावरण को कंजर्वेशन के लिए काम किया है तो आपको संयुक्त अरब अमीरात में आप 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपसे सीधे पूछ सकता है कि हाल ही में ब्लू रेजिडेंसी वीजा कौन से देश ने लॉन्च किया है? तो यूएई ने लॉन्च किया है। यूएई की जो कैपिटल है वो है अबू धाबी। और अभी इसका एक शहर और चर्चा में था, दुबई। दुबई में आपने देखा होगा बहुत सारी फ्लड्स वगैरह वहां पर आ गई थी, इस वजह से वो चर्चा में था। ठीक है, तो अबू धाबी कैपिटल है। आगे चलते हैं। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद का चुनाव जीत लिया है। तो आप ये अपॉइंटमेंट याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बात की गई है। वर्तमान में 1+33, ठीक है, एक चीफ जस्टिस होता है आपका और बाकी 33 अदर जजेस होते हैं। चीफ जस्टिस आपके डीवाई चंद्रचूड़ सर हैं वर्तमान। प्यूमा इंडिया ने आधिकारिक किट प्रायोजक बनने के लिए एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो एथलेटिक्स में जिसमें आपकी रनिंग वगैरह होती है, हाई जंप होती है, लॉन्ग जंप होती है, तो उसको किट प्रोवाइड करने के लिए प्यूमा, जो एक बहुत फेमस स्पोर्ट्स ब्रांड है, उन्होंने एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ टाई अप किया है। गाजा में भीषण लड़ाई के बीच इजरायल ने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जाकर अपने हमलों का औचित्य साबित करने की कोशिश की है। और इसको ऐसी जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, दक्षिण अफ्रीका ने एक
याचिका या पटिशन अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में युद्ध को रोकने की फाइल की है, तो इसीलिए इजराइल ने वहां पर जाकर इसको जस्टिफाई किया है। तो यहां पर नीचे पढ़ेंगे, दक्षिण अफ्रीका की युद्ध रोकने की याचिका पर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय सुनवाई कर रहा है। तो ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो ये यूनाइटेड नेशंस या संयुक्त राष्ट्र का जुडिशियल विंग है, यानी उसकी न्यायिक एक आर्म है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहां पर स्थित है? ये हेग, ठीक है, हेग नीदरलैंड में ये स्थित है। अगर बात करें देखिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के कंपोजिशन की, तो इसमें टोटल आपके 15 जजेस होते हैं। 15 जजेस को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली प्लस यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल, ये दोनों मिलकर 15 जजेस को सेलेक्ट करते हैं, और ये 9 ईयर्स के लिए, ठीक है, ये याद रखिएगा, 9 साल के लिए इनको चुना जाता है। और ये सारे जजेस, एक पैरामीटर है कि अलग अलग देश से होने चाहिए, ठीक है, ये इसमें एक पैरामीटर है। बात करें इसकी आधिकारिक भाषाओं की, तो आपका इंग्लिश और फ्रेंच, ये इसकी आधिकारिक भाषाएं हैं। देखिए बाकी जो इनका प्रेसिडेंट होता है, आईसीजे का प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, इनको आईसीजे खुद सेलेक्ट करता है 3 साल के लिए, ठीक है। जो फिर बता देता हूं, जो मेंबर होते हैं 15 होते हैं, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल मिलकर इन्हें सेलेक्ट करती है। इनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। फिर इन्हीं में से प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट चुने जाते हैं 3 साल के लिए, और ये सारे जजेस अलग अलग कंट्रीज से होने चाहिए। आधिकारिक भाषाएं हैं इंग्लिश और फ्रेंच, और कहां पर स्थित है? हेग नीदरलैंड में ये स्थित है। आगे चलते हैं। 1974 में आज ही यानी 18 मई को भारत ने पोखरण में अपना पहला परमाणु बम परीक्षण किया था, पहला न्यूक्लियर टेस्ट जो सक्सेसफुल रहा था इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में। मिशन का नाम, जो कोड नेम रखा गया था, वो स्माइलिंग बुद्धा रखा गया था। परीक्षण के बाद भारत दुनिया का 6ठा परमाणु शक्ति संपन्न देश बन गया था। हम 6th न्यूक्लियर नेशन बने थे 1974 में। इसने 12 किलोटन टीएनटी जितनी ऊर्जा निकली थी। तो इसमें जो नापा जाता है वो किलोटन में ही नापा जाता है कि कितना बड़ा आपका परमाणु टेस्ट था। इसके बाद दूसरा हमने पोखरण 2 जो किया था, वो कब किया था? 1998 में, अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में, और जो हुआ था 11 मई को। और 11 मई को ही अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या कहा था? 11 मई को हम नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाएंगे, यानी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाएंगे। जो देश के हमारे वैज्ञानिक हैं उनको प्रमोट करने के लिए, या उनकी जो देश की ग्रोथ में योगदान रहा है उसको एनकरेज करने के लिए, ठीक है। तो ये दोनों याद रखिएगा, 1974 और 1998 दोनों पोखरण में हुए थे। इसको पोखरण फर्स्ट बोला जाता है और इसको पोखरण सेकंड बोला जाता है ऑफिशियल लैंग्वेजेस। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस, ठीक है, जो एंडेंजर्ड स्पीशीज होती हैं या तो थ्रेटेंड स्पीशीज होती हैं, उसको बचाने के लिए मई महीने के तीसरे शुक्रवार को राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस मनाया जाता है। और इस बार ये 17 मई को पड़ा है, यानी कल मनाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मानवीय गतिविधियों के परिणामों के बारे में जागरूकता पैदा करना और लुप्त प्राय प्रजातियों को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। जो इस बार की थीम रही वो क्या रही? प्रजातियों को बचाने का जश्न मनाएं। इसके अलावा देखिए एक इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है, इसने एक डेटा रिलीज किया है। इसमें यह कहा गया था कि इस ग्रह पर 40% जानवर, कीड़े और पौधे विलुप्त होने की कगार पर हैं। तो देखिए काफी बड़ा ये डेटा है, इसको आप मुख्य परीक्षा में भी या एसए में भी यूज कर सकते हो कि लगभग 40% जो एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं और पौधे हैं, वो कहीं ना कहीं विलुप्त होने की या एक्सटिंक्ट होने की कगार पर हैं। बात करें अगर IUCN की, ये इंपॉर्टेंट है। IUCN का जो पहले नाम था वो था IUPN, यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ नेचर। 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। 1956 तक इसका यही नाम था। फिर वर्तमान जो इसका नाम है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना, ये 1956 में इसका नामकरण हुआ है। बात करें इसके हेडक्वार्टर की, तो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, ये भी आप याद रखिएगा। क्या सबसे इंपॉर्टेंट इसका पब्लिकेशन क्या है? रेड डेटा बुक, जिसको रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज बोला जाता है, या रेड डेटा बुक इसके द्वारा जारी की जाती है। आगे चलते हैं। टेबल टेनिस प्लेयर आपकी मनिका बत्रा विश्व महिला एकल रैंकिंग में शीर्ष 25 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। तो किसी भी इंडिया की तरफ से ये टॉप 25 में अभी तक पहुंचने वाली टेबल टेनिस की पहली महिला प्लेयर है। एक सम्मेलन कल चर्चा में था, नई दिल्ली में भारत 6G 2024 सम्मेलन, ठीक है। तो भारत 6G 2024 कॉन्फ्रेंस हुई है, कहां पर? नई दिल्ली में हुई है। इसको संबोधित करते हुए श्री कृष्णन जी ने कहा है कि 6G टेक्नोलॉजी का विकास उसी तरह का असरदार होगा जिस तरह का असर पहली औद्योगिक क्रांति में पड़ा था, जो आपकी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू हुई थी 1800 में। कहां पर? ब्रिटेन में।
क्या सबसे पहली औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में ही स्टार्ट हुई थी। इवन 1750s के बाद ये शुरू हो गई थी और 1800 के बाद इसने पूरी तेज गति पकड़ ली थी। तो उसी तरह का जैसे चेंज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन लाया था, इसी तरीके का चेंज आपकी 6G टेक्नोलॉजी लाएगी। और अभी दुनिया का पहला 6G प्रोटोटाइप या एक टेस्टिंग डिवाइस कौन सी कंट्री ने लॉन्च कर दिया है? ये जापान ने अभी टेस्ट किया है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया का पहला 6G प्रोटोटाइप डिवाइस का टेस्ट जापान ने हाल ही में कंडक्ट किया था। काठमांडू में एक भव्य कार्यक्रम में ट्रांस वुमेन अनमोल राय को, जो आपका LGBTQ होते हैं उसमें जो ट्रांस वुमेन होती हैं, अनमोल राय को मिस पिंक नेपाल चुना गया। इसमें दूसरा स्थान सरोसी न्यूपेन और तीसरा आरोही बासनेट रही। अब राय इस साल थाईलैंड में होने वाली मिस इंटरनेशनल क्वीन 2024 प्रतियोगिता में नेपाल का प्रतिनिधित्व करेंगी। तो अब थाईलैंड में एक प्रतियोगिता होने वाली है मिस इंटरनेशनल क्वीन, वहां पर नेपाल की तरफ से यही जाएंगी। नेपाल समलैंगिक विवाह की अनुमति देने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश बन गया है। तो साउथ एशिया की पहली कंट्री है नेपाल जिसने सेम सेक्स मैरिज अलाउ की है। इसके अलावा देखिए, बात करें अभी अगर नेपाल की, नेपाल में एक LGBTQ से संबंधित पहला इंद्रधनुष पर्यटन उत्सव, ठीक है, ये अभी नेपाल में आयोजित किया गया था। ये भी आप याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि पहला किस देश ने उसका पहला इंद्रधनुष पर्यटन उत्सव या रेनबो टूरिज्म फेस्टिवल लॉन्च किया है, तो नेपाल ने ही किया था। इसके अलावा बात करें अगर, नेपाल को भारत ने अभी कुछ बसें और एम्बुलेंस भी उपहार में दी हैं, इस वजह से चर्चा में है। भारत और नेपाल में संस्कृत भाषा के डेवलपमेंट के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा अगर बात करें नेपाल में, तो नेपाल ने अभी एक 100 रुपए का नया नोट जारी किया है जिसमें इसने डिस्प्यूटेड टेरिटरी को दर्शा दिया है, जो कहीं ना कहीं बहुत समस्या खड़ा कर रहा है। एक्चुअल में नेपाल और भारत के बीच में 3 क्षेत्र हैं बहुत ज्यादा विवादित। एक है लिम्पियाधुरा, एक है लिपुलेक और एक है काला पानी। दोनों देश इसको अपने अपने देश का हिस्सा बताते हैं। भारत कहता है कि जो सिंगोली की ट्रीटी हुई थी नेपाल के साथ 1816 में, जो ब्रिटिशर्स ने साइन की थी, उसमें काली नदी को, जो काली नदी है, काली रिवर है, उसको भारत और नेपाल के बीच की बाउंड्री बताया गया था। लेकिन नेपाल कहता है कि वो जो नदी है उसका सोर्स कुछ और है, भारत कहता है उसका जो सोर्स है कुछ और है। उसका सोर्स क्लियर नहीं है, इसकी वजह से दोनों देशों में विवाद है कि ये 3 किस देश के हिस्से हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपुलेक, ये 3 विवादित हिस्से हैं भारत और नेपाल के बीच में। और नेपाल ने 100 रुपए का नोट अभी जारी किया है जिसमें उसने इस क्षेत्र को अपने देश में दर्शाया है। आगे चलते हैं। भारत और मंगोलिया के रक्षा मंत्रालयों के बीच 12वीं संयुक्त कार्यकारी समूह की बैठक आज मंगोलिया के उलान बाटर में संपन्न हुई। तो उलान बाटर क्या है? ये मंगोलिया का कैपिटल है या मंगोलिया की राजधानी है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारत और मंगोलिया के बीच में एक बहुत फेमस युद्ध अभ्यास होता है, उसका नाम है एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट। ये याद रखिएगा, ये बहुत पूछता रहता है। ठीक है, तो भारत और मंगोलिया के बीच होने वाला एक ये युद्ध अभ्यास है नोमैडिक एलिफेंट। चुनाव सुधारों के विरुद्ध हिंसक प्रदर्शन में एक पुलिस अधिकारी और 3 अन्य लोगों की मौत के बाद फ्रांस ने न्यू कैलेडोनिया में आपातकाल घोषित कर दिया है। तो जो न्यू कैलेडोनिया है ये फ्रांस की टेरिटरी है, लेकिन ये फ्रांस के पास स्थित नहीं है, ये आपका पैसिफिक ओशन में है। पैसिफिक ओशन में स्थित है या प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीप समूह है जो फ्रांस के आधिपत्य में वर्तमान में है। यहां पर इलेक्शन या इलेक्टोरल रिफॉर्म्स चल रहे हैं, लेकिन उसका लोग विरोध कर रहे हैं और वहां पर हिंसक प्रदर्शन हो गया, जिसकी वजह से एक पुलिस अधिकारी और कुछ लोगों की मृत्यु हो गई। इसीलिए फ्रांस ने यहां पर आपातकाल जारी कर दिया है। देखेंगे कहां पर है, तो ऑस्ट्रेलिया के आपका ईस्ट में यह पड़ता है, जो पैसिफिक ओशन है, यहां पर आप देख सकते हैं। इसकी जो राजधानी है वो है नौमिया। ठीक है, ये याद रखिएगा, किसके अधिग्रहण में, ये आपसे पूछ सकता है, तो ये फ्रांस के अधिग्रहण में आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको पर गोलीबारी की घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। तो देखिए, एक ये जनसभा से होकर निकल रहे थे, वहां पर इन पर गोलीबारी कर दी गई थी और उसके बाद इनकी हालत जो है गंभीर बनी हुई है। तो सीधे पूछ सकता है कि रॉबर्ट फिको कौन से देश के प्रधानमंत्री हैं, तो स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री। बात करेगा स्लोवाकिया की, स्लोवाकिया की जो कैपिटल है या राजधानी है वो है ब्राटिस्लावा, और यहाँ की जो मुद्रा है वो है स्लोवाक कोरुना। ठीक है, कोरुना यहाँ की मुद्रा है, स्लोवाक कोरुना। और अभी देखिए, स्लोवाकिया वैसे भी चर्चा में था। यहां पर अभी प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए थे अप्रैल में, तो अप्रैल में
स्लोवाकिया के नए जो प्रेसिडेंट है कौन बने हैं, ये हम पहले भी कवर कर चुके हैं, पीटर पेलेग्रिनी। ठीक है, पीटर पेलेग्रिनी अभी अप्रैल में यहाँ के नए प्रेसिडेंट बने हैं। प्रधानमंत्री कौन है, रॉबर्ट फिको, जिन पर अभी गोलाबारी की गई। आगे चलते हैं। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, जिसको शॉर्ट में बिम्स्टेक बोला जाता है, इसके प्रख्यात व्यक्तियों के समूह की तीसरी बैठक 12 और 13 मई को आयोजित की गई। और कहां पर हुई थी ये, बांग्लादेश के ढाका में आयोजित इस बैठक में बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पर चर्चा हुई है। तो अगर बात करें बिम्स्टेक की, तो बिम्स्टेक के एमिनेंट पर्संस ग्रुप की बैठक बांग्लादेश के ढाका में आयोजित की गई। और इंपॉर्टेंट कीवर्ड, ढाका में ही आपका बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर भी है। ठीक है, बिम्स्टेक की स्थापना आपका 1997 में की गई है। किससे, बैंकॉक डिक्लेरेशन। बैंकॉक कहां पर है, आपका थाईलैंड में है। तो बैंकॉक डिक्लेरेशन के तहत यहां पर आप पढ़ भी सकते हैं, बैंकॉक डिक्लेरेशन के तहत इसकी स्थापना की गई थी। फर्स्ट मीटिंग जो इसकी हुई है वो भी आपकी थाईलैंड में ही हुई थी। वर्तमान में जो इसका चेयरपर्सन है वो भी थाईलैंड है, ये भी आपको याद रखना है। देखिए इंपॉर्टेंट क्यों है, अगर इसके मेंबर्स की बात करें, टोटल इसमें 7 मेंबर हैं, 5 + 2, 5 मेंबर हैं इसमें साउथ एशिया के, 2 मेंबर हैं इसमें साउथ ईस्ट एशिया के। ठीक है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। थाईलैंड और म्यांमार, ये जो 2 इसमें देश हैं, ये साउथ ईस्ट एशिया के हैं। और आपको पता है भारत लुक ईस्ट पॉलिसी, जिसको अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी कहता है, उसको अपना चुका है। तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं वहां पर लगातार भारत अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा है और उनके साथ संबंध स्थापित कर रहा है। इसके अलावा जो सार्क है, ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, वो बहुत ज्यादा इनएक्टिव हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में आपको सिचुएशन पता ही है, बहुत ज्यादा कंड्यूसिव नहीं है। उसकी जगह बिम्स्टेक धीरे धीरे एक्टिव हो रहा है। टोटल इसमें 7 देशों की अगर बात करें, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इंडिया, थाईलैंड, श्रीलंका और म्यांमार, ये सारे इसमें देश हैं। अगर बात करें, देखेंगे आप नीचे पूरा बिम्स्टेक की इंपॉर्टेंस क्या है, लगभग 22% दुनिया की पॉपुलेशन को दर्शाता है। टोटल जीडीपी सारी कंट्री की मिलाएंगे तो 2.7 ट्रिलियन है। 1/4 ऑफ द वर्ल्ड ट्रेडेड गुड्स अक्रॉस द वे, जो आपका बे ऑफ बंगाल है, यहां से लगभग 25% ट्रेड आपका दुनिया भर का होता रहता है। इसके अलावा इनके 6 फोकस एरिया कौन कौन से हैं, ट्रेड में, टेक्नोलॉजी में, एनर्जी में, ट्रांसपोर्ट में, टूरिज्म और फिशरीज में ये सहयोग करते हैं। पहली समिट थाईलैंड में हुई थी और थाईलैंड इसका करंट चेयरपर्सन भी है। तो ये आप याद रखिएगा, 1997 में इसकी स्थापना की गई। ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने 15 मई को भुवनेश्वर में 27वें फेडरेशन कप में 3 साल में अपनी पहली घरेलू प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। तो फेडरेशन कप आपका कहां पर हुआ था, भुवनेश्वर में हुआ था। कौन सा एडिशन था, 27वां एडिशन था। हाल ही में भारतीय मूल की 2 अमेरिकी महिलाओं को ट्रैकिंग के दौरान फंस जाने के बाद सेना के हेलीकॉप्टर द्वारा चूड़धार घाटी से बचाया गया था। तो पूछ सकता है आपसे, चूड़धार जो घाटी है वो कहां पर है, तो ये हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में पड़ती है। जिब्राल्टर जल डमरू मध्य में ओरकास ने एक नौका को डुबो दिया। यह घटना मोरक्को के जल क्षेत्र में घटी है। तो देखिए ओरकास जो होती है, ये होती है आपकी किलर वेल्स, बहुत बड़ा इनका साइज होता है। तो इसने इस नाव पर अटैक किया और इसको पलटकर डुबो दिया। अगर बात करें इस जो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, तो ये कहां पर है, ये मोरक्को और स्पेन के बीच में स्थित है। नीचे मैप में भी देखेंगे, यह जल डमरू मध्य यूरोप और अफ्रीका को अलग करते हुए भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। इसका सबसे संकरा बिंदु मोरक्को और स्पेन के बीच स्थित है। भूवैज्ञानिक अध्ययन इसके गठन का श्रेय, यानी ये कैसे बनी है, इसको बताते हैं कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट है उसके कारण ये स्ट्रेट या जल डमरू मध्य बना है। नीचे अगर देखेंगे तो किलर वेल भी आपको दिखाऊंगा, और ये जो मैप है वो ये होती है आपकी ओरकास या किलर वेल इसको बोला जाता है। अगर बात करें, ये है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ये है आपका यूरोप, ये है अफ्रीका। अगर देश की बात करें तो यहां पर आपका पड़ता है स्पेन और यहां पर पड़ता है मोरक्को। और जो जिब्राल्टर है वो आपका यहां पर आप देखेंगे, जिब्राल्टर आपका स्पेन में ही पड़ता है। उसी के नाम पर इस जल डमरू मध्य का नामकरण किया गया है। कौन सी वाटर बॉडीज को जोड़ता है, लेफ्ट में पड़ता है अटलांटिक ओशन, राइट में पड़ता है मेडिटेरेनियन ओशन, इन दोनों को जोड़ता है। यूक्रेन की संसद ने सैनिकों की कमी के कारण चुनिंदा कैदियों को सेना में शामिल होने की अनुमति देने वाले एक विधेयक को मंजूरी दे दी है, जो पिछले विरोध से अलग है। देखिए पहले इसका लगातार विरोध किया जा रहा था, लेकिन आपको पता है जो रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इसी वजह से सेना में होने जो सैनिकों की कमी है उसको पूरा करने के लिए जो जेल में कैदी बंद हैं उनको सेना में शामिल करने की जो एक विधेयक है, अधिनियम को, उसको पास कर दिया गया है। तो आपसे पूछ सकता है कि सेना में शामिल होने वाले कैदियों के लिए किस संसद ने अधिनियम पास किया है, तो यूक्रेन ने यह अधिनियम पास किया है।
बात करें यूक्रेन की राजधानी क्या है आपकी, यूक्रेन की राजधानी है कीव, और यूक्रेन की जो मुद्रा है वो क्या है, हिर्वनिया। ठीक है, हिर्वनिया, HRYVNIA, ये इसकी मुद्रा है। आगे चलते हैं। चीन का नवीनतम वैज्ञानिक मील का पत्थर हाई एनर्जी फोटोन सोर्स, जिसको HEPS बोला जा रहा है, जो एशिया में पहला 4th जनरेशन या चौथी पीढ़ी का सिंक्रोट्रॉन प्रकाश स्रोत होगा, इस साल के अंत तक अपना परिचालन शुरू कर देगा। तो एशिया में पहला चौथी पीढ़ी का सिंक्रोट्रॉन कौन स्थापित करने जा रहा है, चीन स्थापित करने जा रहा है। चीन ने अभी कौन सा मिशन लॉन्च किया है चंद्रमा के लिए, चांगे 6 मिशन चीन ने अभी लॉन्च किया है, जो चंद्रमा का फार एंड है, जो अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुआ है, जो फार साइड है, जो पृथ्वी से नहीं दिखता है, वहां पर एक्सप्लोर करने के लिए चीन ने ये लॉन्च किया है। नासा का एक मिशन चर्चा में है, नासा प्री फायर ध्रुवीय मिशन। तो एक पोलर मिशन है, अर्थात जो पोल्स हैं हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उसकी स्टडी करेगा। ये 22 मई को न्यूजीलैंड से लॉन्च होने वाला है। फुल फॉर्म क्या है, पोलर रेडिएंट एनर्जी फॉर इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट। इस मिशन में देखिए जुड़वा उपग्रह होते हैं, यानी ट्विन सैटेलाइट इसमें होंगे। ट्विन सैटेलाइट अलग अलग 2 उपकरणों को कैरी करते हैं, जो लगभग 6 घंटे की दूरी पर ध्रुवों को मापता है। हर 6 घंटे में ये ध्रुवों का या पोल्स का ऑब्जर्वेशन करते हैं। और इसका देखिए मुख्य उद्देश्य क्या है, प्री फायर मिशन के डेटा का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज और समुद्र स्तर में वृद्धि की भविष्यवाणियों में सुधार के लिए डेटा प्रदान करना है। तो एक डेटा कलेक्शन मिशन है कि किस तरीके से क्लाइमेट चेंज पोल्स पर, क्योंकि आपको पता है जो सबसे ज्यादा क्लाइमेट चेंज का प्रभाव पड़ता है वो ग्लेशियर्स पर पड़ता है, और सबसे ज्यादा ग्लेशियर्स कहां पर हैं, पोल्स पर या ध्रुवों पर स्थित है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल, नॉर्थ पोल आपका आर्कटिक वाला क्षेत्र है, साउथ पोल आपका अंटार्कटिक वाला क्षेत्र है। तो वहां पर जलवायु परिवर्तन का क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, वो नासा का प्री फायर मिशन डेटा कलेक्ट करेगा, जिससे हमें भविष्यवाणियों को या फोरकास्ट करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो यही देखिए सारे हमारे करंट अफेयर्स आज चर्चा में थे। आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसका PDF आपको अभी टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।